बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में वेव को सीखा था और वेव का मेनली ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ये देखा था। उससे रिलेटेड जो दो फॉर्मूले देखे थे और उनसे किस तरीके से केसेस बन रहे थे और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स थे, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके थे। अच्छा बेटा, लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि वेव का एक अलग टाइप का फिनोमिना देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। अलग टाइप की एक वेव देखेंगे, क्योंकि जनरली अभी तक जो हमने वेव पढ़ी है वेव ऑन स्ट्रिंग में, वो तो ट्रेवलिंग वेव थी, और अभी मैंने ये जो नाम लिया दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव। होती क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो टॉपिक है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। सो स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। देखते हैं क्या है। जैसे मान लिया मैंने लेट किया कि ये कोई स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग पर मैंने एक वेव इधर से मॉड्यूलेट कर दी, ये वाली एक वेव इधर से गई, इस तरीके से ऐसे चलती जा रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और मैंने लेट कर लिया कि इस वेव की जो इक्वेशन है वो y1 इक्वल टू है बेटा a1 नहीं, मैंने कहा कि लगभग एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, जो वेव ये जा रही है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस का kx, ठीक है। ऐसे ही इसी मीडियम में इससे अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वेव इस तरफ ट्रेवल करती हुई आ रही है, और उसका भी एम्पलीट्यूड लगभग सेम है। तो अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो मेरे ख्याल से ओमेगा तो चेंज नहीं होगा, ओमेगा कह रहा हूं मैं, इसी फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, और एक्स के तो चेंज होना नहीं चाहिए। क्यों के इसलिए नहीं चेंज होगा भाई, के इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर मीडियम सेम है। तो मैंने कहा इस वाली वेव की इक्वेशन है लेट, वो है y2 इक्वल टू a साइन, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो kx प्लस ओमेगा टी, ये बन गई। अब ये दोनों वेव अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी तो एक नई तरीके की वेव मिलेगी, दैट वेव इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव। समझते बेटा क्या होगा, समझो जरा, ध्यान दो। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब है कि इनका जो नई रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वेक्टर सम होना चाहिए y1 प्लस y2। तो अगर मैं इनका सम करूंगा देन y इक्वल टू y1 की वैल्यू आ जाएगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यही तो बना, यहां तक बात क्लियर है बेटा। अब क्या काम करते हैं, इसमें अगर मैंने a कॉमन ले लिया तो ये बन गया अपने पास में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, ये बना। अब ध्यान देते हैं, अब अगर मैं कहूं ये वाली जो वेव है जहां पर ये एम्पलीट्यूड a ले रखा है, ये बना साइन c और ये बना साइन d, तो ये जो इक्वेशन आ गई बेटा अपने पास में वो हो गई साइन c प्लस साइन d की इक्वेशन है। तो साइन c प्लस साइन d की अगर हम बात करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में a साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता था मेरे ख्याल से बच्चे क्या होता था, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, ठीक है। चलो बना लेते हैं। तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2 साइन c प्लस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी, मतलब इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये और ये ऐड होगा, के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास में बेटा 2 ओमेगा टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस टी यानी एक से दूसरे को माइनस करेंगे तो ये वाले तो प्लस में आ जाएंगे, ओमेगा ओमेगा वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो अगेन 2 कॉस के एक्स बाई टू। मतलब कुल मिला के जो अपने पास में वेव बनी वो आगे अपने पास में बेटा 2 से तो ये 2 कैंसिल, इस 2 से 2 मर गया, तो बन गया अपने पास में 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, कुछ इस टाइप की वेव बनी। अब अगर जरा इस वेव को अपन लोग देखें कि ये है क्या एक्चुअल में, तो अगर इस वेव को देखें तो ये वेव जो है, अगर मान लो वेव इस फॉर्म में होती, इफ वेव फॉर्म इज या तो x माइनस बी टी ऐसी फॉर्म में होती, या x प्लस बी टी की फॉर्म में होती, तब तो यार मैं बोल देता कि ये जो वेव है वो तो ट्रेवलिंग वेव है, लेकिन ये तो इनमें से किसी फॉर्म में नहीं है।
तो अगर ये वेव इनमें से किसी फॉर्म में नहीं, भाई देखो अगर x माइनस बी टी होती तो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बीच में साइन अगर पॉजिटिव होता है देन वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन ट्रेवल तो कर ही नहीं रही क्योंकि ये किसी फॉर्म में भी नहीं है, ना तो इस फॉर्म में ना इस फॉर्म में। इसका मतलब ये फिर कौन सी किस टाइप की है, ये किस टाइप की वेव है? तो इसका मतलब ये वेव ट्रेवल तो नहीं कर रही है। अगर ट्रेवल नहीं कर रही है तो ये रुकी हुई है कहीं ना कहीं, इसीलिए स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव नाम पड़ा है। तो मैं ये बोलूंगा दिस वेव इज नॉट ट्रेवलिंग, दिस वेव या दिस फॉर्म इज नॉट ट्रेवलिंग। जो भी एनर्जी के फॉर्म होगी वो अभी नहीं पता मुझे वेव है या नहीं है, अभी तो प्रूव करना है वेव है या नहीं। दिस इज नॉट ट्रेवलिंग। अच्छा एक चीज देख लेते, वेव है या नहीं। भाई जो ट्रैवल करती वही वेव होती है, लेकिन अभी तो एक नई चीज मिल रही है कि ट्रैवल भी नहीं कर रही हो, कह रहे वेव भी है। तो देखते हैं वेव है या नहीं है, समझो। अब अगर मान लो मैंने इसी टर्म को ऐसे लिखा, ध्यान देना ये वाला जो टर्म है अपने पास में वो ये दे रखा है इस तरीके से। बच्चे नोट कर ले जो भी चीजें नोट करनी थे, आगे देखते। तो ये वाला जो टर्म है बाई इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t, ये लिखा है। मैं काम करता हूं बेटा, इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इसको। तो अगर इसे डबल डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे बच्चे ये बनेगा d2 बाई ओवर dt2। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर साइन ओमेगा टी का एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो बनता था कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा सामने यानी 2a ओमेगा, ये तो सामने आ गया। कॉस के एक्स को तो ऐसे ही लिखेंगे और इधर बनेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन। भाई मैंने एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, थोड़ी दो बार करना है, तो एक बार और करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा, नहीं माइनस सामने और ये ओमेगा एक और सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा डबल इंटीग्रेशन था, बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा एक काम और करते हैं बेटा, इसे मैंने लेट कर लिया कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इधर क्या करते हैं, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। इसी इक्वेशन को बेटा एक बार हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसे अगर एक बार नहीं दो बार डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव विद रिस्पेक्ट टू द x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो समझो अगर इसे डबल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द x यानी d2 बाई ओवर dx2 इक्वल टू, ध्यान देना 2a तो कांस्टेंट है। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी sin ओमेगा t ऐसे ही लिखना है। cos kx का डिफरेंशिएशन करना है तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो माइनस sin kx होगा और k सामने आ जाएगा, तो k मैंने सामने लिख दिया और इसका हो गया sin kx। अब एक बार और अगर डिफरेंशिएशन करना, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इससे तो कोई मतलब नहीं। sin kx का अगेन क्या आ जाएगा cos kx, और ये k और एक सामने आ जाएगा, यानी k स्क्वायर बन गया। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। मुझे लग रहा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है, डबल डिफरेंशिएशन किया सिर्फ। अब मैं एक काम करता हूं 1/2 कर देता हूं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं। तो जैसे ही 1 से 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, मैंने यहां डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद में अपने क्या मिलेगा, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2a से ये 2a कैंसिल। तो बचा अपने पास में क्या है, मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो बचा d2 बाई ओवर dx2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो इस तरफ पहुंचेगा और ये बन गया d2 बाई ओवर dt2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर अपॉन d2 बाई ओवर dx2। बच्चे कहेंगे सर ये तो थोड़ी जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही। हाँ बिल्कुल बालक, जानी पहचानी इक्वेशन लग रही। d2 बाई ओवर dt2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर को तो बच्चे लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू d2 बाई ओवर dx2। अब समझ में आ गया। जब हम लोगों ने वेव को थोड़ा सा पढ़ा था आगे, तो ये तो अपने पास में एक्सेलरेशन ऑफ द वेव पार्टिकल था, ये वेलोसिटी ऑफ वेव थी, और ये कर्वेचर था। यानी ये इक्वेशन निकाली थी हमने वेव में। इसका मतलब ये वेव है, इसका मतलब ये जो वेव है, ये जो फॉर्म बन रही है तो वेव की फॉर्म है, ये वेव है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है। इसका मतलब ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है। तो अगर ट्रेवलिंग वेव नहीं है तो फिर कौन सी है भाई, अगर ट्रेवल नहीं कर रही तो रुकी हुई होगी, इसका मतलब ये स्टैंडिंग वेव है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि ये जो वेव है वो कैसी है बेटा, स्टैंडिंग वेव है। तो अब स्टैंडिंग वेव की अपन लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए, समझो जरा ध्यान देते हैं।
सो नेक्स्ट इज स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है समझो। जब दो वेव सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी सेम फ्रीक्वेंसी की और लगभग सेम ओमेगा एम्पलीट्यूड की वेव एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आकर के सुपर इंपोज करती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव होती है दैट वेव इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। लिख लेते हैं when two waves of same frequency and same amplitude, approximately same amplitude, are traveling in opposite direction, in same medium and superimposed on each other, then resultant wave is known as stationary और स्टैंडिंग वेव। बेटा क्या होती है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव? स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि जब दो वेव एक दूसरे से एक ही मीडियम में लगभग सेम फ्रीक्वेंसी वाली एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव इसकी बनती है दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव। जैसे मैंने कहा था कि एक वेव इस तरफ ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ये इसकी इक्वेशन मैंने लेट कर ली y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो माना था। दूसरी वेव इसी मीडियम में इधर से ऐसे ट्रेवल करती हुई आ रही और इसकी इक्वेशन तो मेरे ख्याल से बच्चों क्या लिखी थी y2 इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये दो कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट वेव हो गई। अब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज की, तो सुपर इंपोज करने के बाद में जो रिजल्टेंट वेव बनी उसकी तो इक्वेशन आ गई थी 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। ये जो वेव बनी है बेटा यही स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव है। ये वाली जो वेव है ये स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव है और स्टैंडिंग वेव। अच्छा इसे जरा ध्यान से देखो है क्या ये समझो। अगर इस वेव को अपन लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में नहीं है कि अगर मैं ये 2a cos के एक्स को a डैश लिख दूं यानी एम्पलीट्यूड इस वेव का और ये साइन ओमेगा टी हो गया तो ये तो एसएचएम हो गया। और एसएचएम में एनर्जी एक ही जगह रहती थी, आगे बढ़ती नहीं, तो एनर्जी का आगे बढ़ना ही तो वेव था, ट्रेवलिंग वेव था। तो ये ट्रेवलिंग वेव तो नहीं है लेकिन है वेव, क्योंकि वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही। तो यानी कि ये कुल मिला के यहां से अच्छा ये जो इसका एम्पलीट्यूड है बेटा वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनके एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे और बस वहीं तक एनर्जी पूरी की पूरी कंजर्व है। तो वहां तक तो वेव चली लेकिन उसके आगे एनर्जी ट्रांसफर हुई नहीं, इसीलिए स्टेशनरी वेव है। तो होगा क्या यहाँ पर y इक्वल टू, मैं इस 2a cos kx को a डैश मानूं तो ये आ जाएगा a डैश साइन ओमेगा टी। मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो एसएचएम की इक्वेशन है। बिल्कुल बात है सर, बिल्कुल सही बात है, एसएचएम की इक्वेशन है, लेकिन केवल एक पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। यहाँ तो x डिस्टेंस पर तो अलग अलग पार्टिकल होंगे स्ट्रिंग में। जैसे तो a डैश क्या हुआ, तो a डैश तो एम्पलीट्यूड हो गया, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव अगर मैं बोलूं सो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव दैट इज 2a cos kx। अब ध्यान देना, अब अगर मैं कहूं यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए तो cos की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। cos की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन माइनस भी तो एम्पलीट्यूड ही नीचे की तरफ है, तो मैं 0 और 1 लेकर के चल रहा हूं।
तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका क्या होना चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे कि सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो इसका cos kx की जगह 1 लिखेंगे तो वो तो हो जाएगा 2a, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा वो हो जाएगा अपने पास में 0, इसकी जगह 0 लिखेंगे तो 0। इसका मतलब ये जो स्टैंडिंग वेव है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो लाई करेगा बेटा कहां से? 0 से लेकर के 2a तक। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान देते हैं। अब ध्यान देना, तो ये जो पार्टिकल है मैंने कहा ये तो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एसएचएम वाली इक्वेशन बनी, ऑसिलेशन की इक्वेशन बनी, तो ये तो ऑसिलेट कर रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल। और अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो मैं ये लिख सकता हूं कि स्टैंडिंग वेव के सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर, सॉरी बच्चे सारे ऑसिलेट नहीं कर रहे। देखो ये जिनका एम्पलीट्यूड 0 है वो तो चले ही, यानी कि ऐसे अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो जिनका एम्पलीट्यूड 0, इसका मतलब वो तो मीन पोजीशन पर ही है, और मीन पोजीशन पर अगर है तो वो तो रेस्ट में है, वो सारे वो ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो बहुत कम पार्टिकल होंगे, बाकी पूरी स्ट्रिंग में यहां से x डिस्टेंस तक जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे ऑसिलेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे पार्टिकल, ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, कुछ को छोड़ करके, ठीक है, कुछ छोड़ दो, बाकी सारे पार्टिकल क्या होंगे? यानी मैक्सिमम पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मैं ये बोल सकता हूं। तो स्टैंडिंग वेव के बारे में कुछ बातें देखते हैं। पहला क्या हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव यानी रिजल्टेंट वेव का मोशन कुछ इस तरीके से होगा, मोशन ऑफ रिजल्टेंट वेव in such a way that first मैक्सिमम पार्टिकल, मैं बेटा ये मैक्सिमम बोल रहा हूं, सारे पार्टिकल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 0 वाला पार्टिकल तो ऑसिलेट नहीं करेगा। मैक्सिमम पार्टिकल्स ऑसिलेट about their mean position। मैक्सिमम पार्टिकल जो होंगे वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेंगे, सारे नहीं करेंगे, मैक्सिमम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसकी स्टैंडिंग वेव के एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा वो a डैश होगा, और वो तो 2a cos kx है, यानी x की वैल्यू क्या है इसके ऊपर एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा। तो स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो पार्टिकल्स होंगे स्टैंडिंग वेव में, उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी मैं ये लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव डिपेंड्स ऑन position of the particles, depends on positions of particles, ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट, इनका जो एम्पलीट्यूड होगा, मेरे बच्चे कहेंगे सर इनका जो एम्पलीट्यूड होगा a डैश, वो लाई करेगा कहां? 0 से लेकर के 2a तक, ये भी बात क्लियर है। इतनी सी बातें अपने को क्लियर हो गई। और एक बात और अपने को समझ में आ रही, अगर ये x के ऊपर डिपेंड करेगा, मान लो cos की कोई ऐसी वैल्यू है cos के x की जिसकी वैल्यू तो 1/2 है, अगर 1/2 है तो एम्पलीट्यूड a आ गया, अगर 1/3 है तो एम्पलीट्यूड 2a/3 आ गया। मतलब सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ऑल पार्टिकल्स हैव नॉट, all particles have not same amplitude। तो बहुत सारी बातें मेरे बात बच्चे क्लियर हो गई इसकी स्टैंडिंग वेव की। अब थोड़ी सी स्टैंडिंग वेव की अपन लोग फील लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। देखो ध्यान देते, बना करके देखते हैं स्टैंडिंग वेव को, समझो। मान लो अपने पास में ये वेव की तो इक्वेशन पता लगे, दो कंपोनेंट वेव थी, उनकी वजह से जो स्टैंडिंग वेव बनी उसकी इक्वेशन तो है बेटा 2 cos kx। के तो बेटा पता है ना, के होता है वेव नंबर,
और मेरे ख्याल से अपन लोग वेव नंबर को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी को तो अपन लोग लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में टी इंटू टी। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बन गई। अब स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, ध्यान देना बेटा, अगर ऐसे में बनाओ यहां पर ये स्ट्रिंग है, लेट मैं पहले टाइम t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं। एट t इक्वल टू 0 पर देखो, और इधर की तरफ ये बाई एक्सिस है, ये तो है बाई एक्सिस और ये है बेटा एक्स एक्सिस। यहां तक बातें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं लेट करे ले रहा हूं बाई एक्स एक्सिस में कुछ ये जो पोजीशन है, ये तो x इक्वल टू 0 है, ये वाली पोजीशन है x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ये वाली पोजीशन मैंने लेट कर ली x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये वाली पोजीशन है x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, और अगेन मैंने कहा ये वाली जो पोजीशन है वो तो x इक्वल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा बाई 4 का डिफरेंस देख लिया अपन लोग, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 पर अगर देखें, एट t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर देखें तो यहां के पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी वो अपन लोग देखते हुए चलते, ध्यान देना जरा। तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 इस वेव में अपन लोग पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ t0 पुट किया तो जैसे ही t0 पुट किया ये सारे के सारे क्या हो गए, साइन 0 की वैल्यू तो बेटा 0 हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। अब चाहे x की कुछ भी वैल्यू अगर ये 0 है तो सारी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यहां का पार्टिकल रेस्ट में, यहां का भी 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 रेस्ट में और यहां का भी रेस्ट है। x की कोई भी वैल्यू, t तो 0 है ना, t 0 है तो साइन 0 की वैल्यू तो बेटा 0 होती है, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी y की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट में नहीं, ये रस्सी बिल्कुल ऐसी सीधी लेटी हुई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगेन मैंने दूसरी रस्सी बना दी, ये रही। अब मैंने कहा ये वाली जो रस्सी है मैं कह रहा हूं t इक्वल टू टी बाई 4 पर देखूंगा। अब t इक्वल टू टी बाई 4 पर मेरा मन कर रहा है कि बच्चे मैं x इक्वल टू 0 वाली बात जरूर देख लूं। तो t इक्वल टू टी बाई 4 पर अगर मैं x इक्वल टू 0 देखूं तो देखना जरा इस इक्वेशन में आएगा अपने पास में y इक्वल टू 2a cos 2 पाई अपॉन लैम्डा, x की जगह तो 0 लिखा और साइन 2 पाई अपॉन टी की जगह t बाई 4। cos 0 की तो वैल्यू बेटा 1 होती है, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास में 2a, t से t कैंसिल, इससे ये कैंसिल, साइन पाई बाई 2 की भी वैल्यू क्या होगी 1, तो y की वैल्यू तो आ गई मेरे प्यारे बच्चे 2a। यानी x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो होगा वो t इक्वल टू टी बाई 4 पर वो तो 2a पर होगा। 2a मतलब यहां पर ये इसकी एक एम्पलीट्यूड पोजीशन ये होगी, पार्टिकल लेट यहां पर पहुंच गया, ये रहा यहां पर। मैं इस पार्टिकल की और सिचुएशन देखता हूं, ये कहां पर है, जो x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पर है, वो देखता हूं y एक्सिस में किधर पहुंचा। पहले जो x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पर था, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0, वो एट t इक्वल टू टी बाई 4 एंड x इक्वल टू कहां पर पहुंचे, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो यहां अगर पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 2a cos 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ये x जो था, इस x की जगह लिखा बेटा लैम्डा बाई 4 और साथ में साइन, भाई टी बाई 4 लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो पाई बाई 2 ही आनी थी, यानी 1 हो जानी थी। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया बेटा cos पाई बाई 2। और मेरे बच्चे अच्छे से जानते cos पाई बाई 2 की वैल्यू तो 0, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। मतलब ये पार्टिकल पहले भी यहां पर था और अभी भी यहां पर। मैं इसकी और सिचुएशन देखता हूं कि ये कहां पर है, देखते हैं ध्यान। अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं t इक्वल टू टी बाई 4 पर, किस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, जो पार्टिकल x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पर है। तो t इक्वल टू टी बाई 4 पर जो पार्टिकल x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2a cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स की जगह लैम्डा बाई 2।
ये वैल्यू तो बेटा t/4 जैसे ही पुट कर रहे थे π/2 आ रही, तो उसकी वैल्यू तो 1 थी। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई मतलब cos 180, और cos 180 की तो वैल्यू है -1 यानी -2 है। मतलब यहां वाला जो पार्टिकल है वो अब यहां नहीं रहा, वो तो यहां पहुंचा 2a पर। ये वाली बेटा वैल्यू कितनी है 2a, और ये वाली वैल्यू कितनी है 2a, -2a पहुंची। इसकी वैल्यू देखो ये कहां पर। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं तो ये वाला पार्टिकल जो होगा, मेरे बच्चे कहेंगे कि सर ये वाला जो पार्टिकल आएगा यानी जो 3 λ/4 पर है, तो ये वैल्यू तो 1 होती चली जा रही है, यहां 3 λ/4 रखो तो cos 2π/λ इंटू एक्स की जगह तो लिखा 3 λ/4, साथ में ये 2 है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा मेरे बच्चे बाई की वैल्यू आ जाएगी 2a, लैम्डा से तो लैम्डा उड़ा, 2 से ये 2 उड़ा, 3π/2, और cos में 3π/2 बच्चे क्या होती है बेटा, 3π/2 की वैल्यू तो होती है 0। यानी अगेन ये वाला पार्टिकल भी किसमें, रेस्ट में। अगले की अगर मैं बात करूंगा तो वो x की जगह क्या लिख देना अपन को, लैम्डा। जैसे यहां पर लैम्डा रखा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, cos 2π, और cos 2π की तो वैल्यू बेटा 1 हुआ करती है, तो वैल्यू 1 होगी, यानी y इक्वल टू कहां पर आ जाएगा 2a पर, मतलब नेक्स्ट पार्टिकल तो यहां पर। अब इन्हीं पार्टिकल्स को जोड़ करके अगर एक वेव बनाई गई तो वो वेव कुछ इस फॉर्म में बनी, ऐसे ऐसे। ये बन गया। अब समझना यहां पर बात क्या है, ये वाला पार्टिकल अभी बेटा t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर यही था, लेकिन टाइम थोड़ा सा बीता और ये पार्टिकल t/4 पर जैसे ही टाइम t की जगह t इक्वल टू 0 की जगह t/4 हुआ, ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा अपनी, और जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, इसका मतलब ये t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सही बात है। और इसके पड़ोस वाला ये वाला जो पार्टिकल है बेटा, वो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो यहां आ चुका है। ये वाला पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये अपने से यहां पर आ चुका है। अगला वाला भी अपने से यहां आ चुका है, जो यहां था वो यहां आ चुका है, लेकिन ये वाला पार्टिकल नहीं हिला। इसका मतलब ये जहां था वहीं रहा, तो ये तो रेस्ट में। मैंने कहा था ना सारे पार्टिकल सचम नहीं करते, ऑसिलेशंस नहीं करते, तो ये वाला ऑसिलेशन नहीं कर रहा है क्योंकि अपनी जगह पर है, इसका एम्पलीट्यूड 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगेन जब हम लोग बढ़े यहां पर, तो यहां वाला पार्टिकल जो था वो अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां नीचे आया, देखो यहां था, यहां आ चुका है, फिर ये वाला यहां आ चुका है, फिर ये वाला यहां आ चुका है। मतलब ये वाले पार्टिकल तो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, ये तो रेस्ट में है, लेकिन ये वाले पार्टिकल सारे के सारे नीचे की तरफ ऐसे मूव करने की कोशिश करें। इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम बेटा इसकी होगी, सबसे कम धीरे 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 इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, क्योंकि ये तो अपनी ही पोजीशन पर रहा। फिर देखो इसके आगे वाला पार्टिकल यहां पर था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा, स्ट्रिंग ऊपर उठी, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा। कम वेलोसिटी होगी, कम एनर्जी होगी, तो कम ऊपर जाएगा। इससे आगे वाला इससे थोड़ा ज्यादा ऊपर गया, इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, इसके पास और वेलोसिटी थी, इसके पास और वेलोसिटी थी, और इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी। मतलब कुछ इस टाइप का मोशन इनका बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब मैं बोलूं कि बेटा मुझे बनानी है इक्वेशन एट t इक्वल टू t/2 पर, ये t इक्वल टू t/2 पर। तो अगर मैं एट t इक्वल टू t/2 पर इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या बननी चाहिए। पहले तो मैं x इक्वल टू 0 की बात करूंगा, यहां वाले पार्टिकल। जैसे मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू तो हो गई 1, तो बाई इक्वल टू आ गया अपने पास में 2a साइन, ये तो वैल्यू 1 हो चुकी है, 2π/t इंटू टी की जगह तो t/2 है, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई। और साइन पाई मतलब साइन 180, एंड साइन 180 की तो मेरे बच्चे कहेंगे सर वैल्यू इसकी भी तो 0 होती थी, यानी y इक्वल टू 0। मतलब ये वाला पार्टिकल तो यहीं पर है, 0 पर है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं इसकी बात करूंगा, ये वाला पार्टिकल कहां होगा समझो। ठीक है, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ध्यान दो बेटा, तो इस पार्टिकल की बात करूं, फिर मैंने अगेन
जैसे ही रखा एट टी इक्वल टू टी बाई टू और एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 4 रखती, तो टी इक्वल टू जैसे ही यहाँ पर टी बाई टू रखूंगा बेटा तो टी बाई टू, मेरे को इससे नहीं मतलब है, मेरे को तो इससे मतलब है बाई इक्वल टू 2a cos, अभी x की वैल्यू नहीं, पहले t की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई टू, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, तो यानी पूरा टर्म 0। अब x की कुछ भी वैल्यू हो, सारी वैल्यू 0, तो चाहे यहां वाला पार्टिकल देखूं, 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 चाहे ये वाला पार्टिकल देखूं, सारे के सारे, चाहे ये वाला पार्टिकल देखो, x की कोई भी सिचुएशन हो, सारे के सारे पार्टिकल ऐसे ही लेटे हुए हैं। इसका मतलब सारे पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। कौन सा वाला पार्टिकल रेस्ट में? तो बच्चे बोलेंगे सर ये वाला पहले भी नहीं मूव किया, बाद में भी नहीं मूव किया, इसके बाद में भी नहीं मूव किया, ये रेस्ट में, ये नहीं रेस्ट में। ये इसलिए नहीं रेस्ट में है क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए t/4 के टाइम के बाद में 2a पर था, फिर थोड़ी देर बाद ये नीचे की तरफ आना चालू हो गया। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो मेरे बालक कहेंगे कि ये, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये थोड़े से ऊपर की तरफ ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, पहले ये भी अपने एम्पलीट्यूड पर पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आएगा। अच्छा सॉरी, ये यहीं पर है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, ये वाला भी बेटा यहां पर आ चुका है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इसकी भी ये, इसकी भी ये, और ये तो अभी रेस्ट में। ऐसे अगर इनकी बात करेंगे, ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे तो ये भी तो ऐसे ही आ चुके हैं, इसी रस्सी पर आ चुके हैं, इस रस्सी पर, इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो यार ये नीचे थे, तो नीचे थे, अब ये ऊपर आ चुके हैं, अब ये ऊपर आ गए, तो ऊपर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए, अब ये ऊपर की तरफ हो रहे हैं, और ये तो फिर से रेस्ट में। अगेन अगर देखेंगे तो ये वाले पार्टिकल तो ऊपर थे, लेकिन ये इधर आ चुके हैं, इसका मतलब ये नीचे आए, नीचे आए, तो इनके वेलोसिटी की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ होगी, ये रेस्ट। तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब अगली बार देखना, ध्यान देना। फिर से मैंने कहा कि अब मुझे बताओ एट टी इक्वल टू, मैंने कहा अब मुझे बताओ फिर से अगेन एट टी इक्वल टू 3t/4 पर एक स्ट्रिंग और बनाई। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ एट टी इक्वल टू 3t/4 पर, तो एट टी इक्वल टू 3t/4 पर जब x इक्वल टू 0 मैं रखूंगा तो क्या स्थिति होगी जरा देखना। या x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू आ गया 2a, cos 0 की तो वैल्यू 1 है, साइन 2 पाई अपॉन में t इंटू 3t/4, t से t कैंसिल, इससे कैंसिल, 3π/2, और साइन 3π/2 की मेरे बच्चे वैल्यू होती है -1, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया -2a। तो जो पार्टिकल यहां पर था वो पार्टिकल -2a पर पहुंच चुका है, -2a मतलब ये पार्टिकल आ चुका है मेरे बच्चे यहां पर। इसकी स्थिति देखते हैं, ये वाला तो λ/4 पर है, तो जैसे मैं यहां पर λ/4 रखूंगा तब ये तो वैल्यू बेटा -1 थी, और इधर मैंने रखा λ/4, तो आ जाएगा y इक्वल टू 2a cos 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू λ/4, और उसकी वैल्यू तो थी -1, लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल, इससे कैंसिल, cos π/2 की वैल्यू तो 0। ये फिर से रेस्ट में रहा। अगली बार अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूंगा तो ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर जा चुका होगा, ये रेस्ट में होगा, और ये इधर आ चुका होगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं वेव बनाऊंगा, मेरे को तो ये याद है, तो ये कुछ इस टाइप के। अब फिर से देखो, तो फिर क्या ये पार्टिकल चल रहा था? नहीं सर, ये तो शुरू से नहीं चल रहा, ये यहां हर जगह रेस्ट में, तो ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहे, इनका एम्पलीट्यूड 0 है। इन वाले पार्टिकल्स की अगर बात करेंगे तो ये वाला पार्टिकल देखो नीचे की तरफ आया, इधर ये वाला पार्टिकल भी नीचे आया, ये वाला पार्टिकल भी नीचे आया, इसका मतलब ये वाले नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और वेलोसिटी घटते घटते यहां पर क्या हो गई 0। ये वाले पार्टिकल देखो, ये वाले पार्टिकल ऊपर की तरफ उठे, इसका मतलब इनकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन, सबसे ऊपर ये उठा, सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी, फिर ये नीचे गिरने की, फिर से अभी तो ये ऊपर ही उठे हुए, ये वेव ऐसे ऊपर उठी, यानी ये जो सबसे ज्यादा ऊपर उठा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा। अगेन ये वाले, ये फिर से रेस्ट में, और इधर वाले नीचे गए। यहां तक बातें क्लियर है।
तो इनमें ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जहां पर वो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो हो ही नहीं रहा, और वो पॉइंट्स है ये इस पॉइंट का ऑसिलेशन नहीं हो रहा, इस पॉइंट का ऑसिलेशन नहीं हो रहा, जो जैसा था वैसा ही रहा, इसका मतलब ये तो रेस्ट में है। तो यानी कुछ होंगे, सारे ऑसिलेट नहीं करते, कुछ होंगे जो ऑसिलेट नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या करते हैं स्टैंडिंग वेव पे बेटा, ऑसिलेट करते हैं। अच्छा, जो ऑसिलेट नहीं करते वो तो कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहां पर फिक्स कर दिया गया, सॉरी, जो ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं उन्हें तो ऐसा लग रहा है देख करके कि उनको यहां पर फिक्स कर दिया, जैसे इसे ये ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है इन्हें यहां फिक्स कर दिया गया। अगर इन्हें यहां पर फिक्स कर दिया गया तो इन्हें क्या कहेंगे बेटा, ये हिंज, मैंने मान लिया फिक्स कर दिया, इन्हें हिंज कर दिया गया, और हिंज कर दिया तो इनका ना तो इधर वेलोसिटी होगी, ना इधर वेलोसिटी होगी, ना इधर ऑसिलेशन होगा, ना इधर ऑसिलेशन होगा, यानी नेट ऑसिलेशन तो इनका क्या है, जीरो। नेट एम्पलीट्यूड भी क्या है इनका, जीरो। और जिनका नेट एम्पलीट्यूड जीरो है उन्हीं को अपन लोग एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड द एनटी, वो नोट, उसका नाम होगा बेटा नोट। अच्छा, अब इसमें सोचो स्टैंडिंग वेव इसे क्यों कहा गया, भाई वेव थी यानी ट्रेवल तो कर रही थी, तो एनर्जी आई, वो यहां से यहां तक के पार्टिकल्स को तो ऑसिलेट करा रही, लेकिन एनर्जी यहां से यहीं तक केवल घूम रही, इसके आगे ट्रेवल ही नहीं करे, क्योंकि इधर क्या है, इधर तो एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल सब इसकी क्या हो गई, खत्म। यहां पर तो आगे हिंज हो गया, इससे आगे एनर्जी क्रॉस नहीं कर पाएगी अगले पार्टिकल के पास में, बस यहीं तक एनर्जी है। तो इसीलिए स्टैंडिंग वेव नाम दिया, क्योंकि वेव अगर प्रोपोगेट करती है, यानी एनर्जी अगर आगे की तरफ ट्रेवल करती है, तब उसे ट्रेवलिंग वेव नाम दिया जाता। तो ये तो स्टैंडिंग वेव। एक और इसकी खासियत है, देखो ध्यान दो बेटा, अगर मैं इस वेव की बात करूं, ध्यान दो, तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड देखो मैं जरा, जैसे ही मैंने वेव बनाई, ध्यान दो ऐसे, सॉरी, ये जो वेव बनी वो कुछ इस टाइप की बनी, और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल अभी यहां है, फिर यहां आया, फिर थोड़ी देर बाद इधर आ गया। मैं इन सबको कंबाइन करेंगे, तो यहां वाला जो पार्टिकल था उसका एम्पलीट्यूड इधर 2 है और इस तरफ भी 2 है, देखो 2 है और इधर भी 2 है, बीच में इस पोजीशन पर दिया है। इसके बाद वाला जो पार्टिकल है वो कम एम्पलीट्यूड पर आया होगा, इसके बाद वाला और कम एम्पलीट्यूड पर, इसके बाद वाला और कम एम्पलीट्यूड पर, इसके बाद वाला और कम, और इसका एम्पलीट्यूड तो हो गया 0, ये हिंज हो गया। ऐसे फिर से अगेन यही फिनोमिना चालू हुआ, ये 2 है एम्पलीट्यूड वाला, इस तरीके से। तो मैंने बोला था कि स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एम्पलीट्यूड पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। x इक्वल टू 0 वाले का तो एम्पलीट्यूड 2 था, उसके बाद वाले का क्या हुआ, कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर अगेन देखा जाकर के यहां पर क्या बन गया 0, फिर कम हुआ, 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 फिर क्या हो गया 0, यहां पर बढ़ गया, फिर 0। तो यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं पीछे लिखा भी चुका हूं कि स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकल की एक्स एक्सिस में पोजीशन क्या है उसके ऊपर एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा स्टैंडिंग वेव का, ये भी बात क्लियर। एक चीज और, जैसे ही, ध्यान देना बेटा, जैसे ही जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, और ये वाला पार्टिकल तो फिक्स है। और जितने टाइम ये वाला पार्टिकल इधर से उतरता हुआ ये नीचे आया, उतने ही टाइम में ये नीचे आया, जितने टाइम में ये नीचे आया उतरता हुआ, उतने ही टाइम में ये वाला भी नीचे आया, उतने ही टाइम में ये वाला भी नीचे आया। और जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचे, उतने टाइम में ये यहां पहुंचा, उतने टाइम में ये यहां पहुंचा, उतने टाइम में ये पहुंचा, उतने टाइम में ये पहुंचा, उतने टाइम में ये पहुंचा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर सेम टाइम इंटरवल में पहुंच रहे हैं, और अपनी मीन पोजीशन पर भी सेम टाइम इंटरवल में पहुंच रहे हैं, फिर अपनी एक्सट्रीम पर सेम टाइम में पहुंचेंगे, फिर अपनी मीन पर सेम टाइम में पहुंचेंगे। सबका एम्पलीट्यूड अपना अलग अलग है, और अपने एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में भी टाइम इक्वल ले रहे हैं। इसका मतलब सारे जो पार्टिकल होंगे जो स्टैंडिंग वेव में बनेंगे वो सारे के सारे सेम फेस में होंगे, एक ही फेस में हुआ करते हैं। तो यानी ऑल पार्टिकल्स ऑन द स्टैंडिंग वेव, all particles on standing wave are in same phase। फिर से एक बार बेटा समझो,
जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा होगा उतने ही टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, उतने ही टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा। और इन सबके एम्पलीट्यूड पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। x = 0 वाला यहां तक पहुंचेगा, इसका एम्पलीट्यूड 2a होगा, दूसरे वाले का तो इतना ही होगा, तीसरे वाले का तो इतना ही होगा, यही एम्पलीट्यूड होगा। और टाइम सेम लेंगे, इसका मतलब सारे के सारे किसमें, सेम फेस में। तो स्टैंडिंग वेव के जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सेम फेस में होंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते कुछ मैथमेटिकल टर्म की, यानी नोड की। नोड क्या होता है देखते हैं, ध्यान। तो इसी में देखते हैं नोड। तो मैंने एक नाम दिया, ध्यान देना, जहां पर ये हिंज दिखाई दे रहा है इसे बोलेंगे नोड। ये वाला क्या हो गया, 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 नोड। इससे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, ये जो जितने 2 3 थे, 1 2 3 तीनों कंबाइन कर दिया, ऐसे बना। तो ये रहा नोड, ये रहा नोड, और जहां पर बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसे कहते हैं एंटी नोड। क्या कहते हैं, एंटी नोड। ए से डिनोट करते हैं। और ये जो चीज बनी है दैट इज कॉल्ड द लूप, इसे कहते हैं लूप। एक लूप बन गया। फिर से बात करते हैं नोड और एंटी नोड की। अगर बात करेंगे तो जिधर से एनर्जी पास नहीं हो पाएगी, हिंज पॉइंट एनर्जी आगे ट्रेवल नहीं कर पा रही, ट्रेवलिंग वेव नहीं है, स्टैंडिंग वेव है, तो उसे हम कहते हैं नोड। जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0, और जहां पर एम्पलीट्यूड कैसा होगा, 2a यानी मैक्सिमम होगा, उससे अपन लोग नाम देंगे एंटी नोड। तो नोड क्या होता है बेटा देखते हैं। नोड होता है, नोड को अगर अपन लोग डिफाइन करें तो नोड होता है जहां पर एम्पलीट्यूड कैसा होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। नोड्स आर दैट पॉइंट्स ऑन स्टैंडिंग वेव where amplitude is minimum। जहां पर एम्पलीट्यूड बेटा क्या होगा, मिनिमम होगा, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, नोड होंगे। देखो एम्पलीट्यूड मिनिमम का मतलब है बेटा एम्पलीट्यूड यानी ए डैश, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 0। और ए डैश की तो वैल्यू मैंने बेटा स्टैंडिंग वेव में निकाली थी, वो किसके इक्वल थी, 2a cos kx, यानी 2a cos kx की वैल्यू 0। और cos में बेटा 0 किसकी वैल्यू होती है, मेरे बच्चे कहेंगे सर cos में तो 0 वैल्यू होती है 2n + 1 π/2। अगर हम लोग देखते थे n की वैल्यू अगर अपन लोग 0 से स्टार्ट करें तो 2n + 1 π/2। cos में जो 0 वैल्यू होती है यानी कि kx की वैल्यू या तो π/2 या 3 π/2 या 5 π/2 या 2n + 1 π/2। यहां पर वैल्यू 0 हुआ करते, कैसे समझेगा, मैं इस चीज को रफ कर दे रहा हूं, सॉरी इसी में देख लेता हूं। ये तो बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा। देखो जरा इस चीज को मैं इसे अगर देखूं तो मैंने कहा कि cos की अगर देखता हूं टर्म, एक बार यहां 0 पर तो वैल्यू 1 होती है, π/2 पर वैल्यू 0, इधर वैल्यू -1, इधर वैल्यू 0। तो या तो π/2 पर 0 होगी, या 3 π/2 पर 0 होगी, या 5 π/2 पर 0 होगी, या 7 π/2 पर होगी। यानी जनरल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो cos में जनरल वैल्यू कहां पर 0 होती है, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर 2n + 1 π/2 पर। यानी मैं लिख सकता हूं एक जनरल वैल्यू में कि kx = होना चाहिए नोड के लिए 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2। k की जगह तो अपन लोग लिख सकते हैं 2π/λ इंटू x = 2n + 1 इंटू π/2। पाई से तो मैंने पाई को कैंसिल कर दिया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, तो x = आ जाएगा 2n + 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाई 2 इधर यानी 4, λ/4 ये बन गया। अब मैं अगर यहां पर x की वैल्यू 0 डालूं, वो n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, तो n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो फॉर n = 0, फॉर n = 0 x शुड बी इक्वल टू λ/4। जैसे ही मैंने n की जगह 1 पुट किया तो ये आ गए 3 λ/4। n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 + 1 3 λ/4, n की जगह 2 पुट करोगे तो 5 λ/4। ऐसे मतलब मैं अगर पहले नोड की पोजीशन निकालूं तो पहले नोड की पोजीशन तो बेटा यही आई ना, λ/4। देखो आ गई ना, पहला नोड λ/4 पर है, दूसरा नोड देखो बेटा 3 λ/4 पर है, अगला नोड आएगा 5 λ/4 पर। इस तरीके से नोड आते चले जाते, ये नोड की पोजीशन।
अब मैं ये कहूं कि दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी, यानी एक लूप, दो नोड के बीच की डिस्टेंस का मतलब ये एक लूप है, तो एक लूप की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, तो वो भी देख लेते हैं इसी में। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स देखते हैं। ये सारे नोट करते हुए चले जाना बेटा, सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल करके केवल नोट कर लेंगे। मैं बार बार इसी में बता रहा हूं, बार बार इसी में रफ कर रहा हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। अगर मैं दो नोड के बीच के डिस्टेंस देखूं तो एक तो है बेटा लैम्डा बाई 4 पर, दूसरा है 3 लैम्डा बाई 4 पर, यानी मैं x1 को तो लिखूं लैम्डा बाई 4 और इसे लिखूं x2 और x2 को मैं लिखूं 3 लैम्डा बाई 4। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो x2 माइनस x1 होगी, दैट इज 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 यानी 2 लैम्डा बाई 4 यानी लैम्डा बाई 2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स अगर देखी जाए तो वो तो मेरे बच्चे होगी लैम्डा बाई 2। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एंटी नोड की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। अब बात करते हैं एंटी नोड। समझो जरा, एंटी नोड क्या होते हैं? एंटी नोड तो बेटा देखो फिर से ऐसे ही अगर मैंने इसे बना दिया तो वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, दैट इज कॉल्ड द एंटी नोड। जैसे ये पॉइंट, ये एंटी नोड है, जैसे ये पॉइंट यहां पर एंटी नोड है। तो ऐसे पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसी होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड द एंटी नोड्स। लिख लेते हैं, द पॉइंट्स which have maximum amplitude are called एंटी नोड्स। उन्हें एंटी नोड्स कहते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि एंटी नोड ये था क्या 2a cos kx और मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा 2a थी, 2a से 2a कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। अब cos में बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है, या तो 0 की वैल्यू होती है 1 या 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर 2n पाई। तो क्या मैं लिख सकता हूं kx इक्वल टू 2n पाई? बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 2n पाई लिखो। k की जगह 2 पाई अपॉन में लैम्डा टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो x की वैल्यू आ गई n लैम्डा। मतलब जहां पर n की वैल्यू मैं कहूं 0, जैसे मैंने n की वैल्यू 0 रखी तो ये एंटी नोड एक मिला। n की x की वैल्यू 0 रखी, n की वैल्यू 0 रखी तो n 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0, एक x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड। एक बार n की वैल्यू मैंने रखी 1, तो 1 जैसे रखी यानी लैम्डा, तो लैम्डा तो है अपने पास में, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, सॉरी। कॉस में वैल्यू 1 जो है 0 पर होती है, इधर 0 इधर -1। हाँ -1 पर भी तो एंटी नोड मिलता है बेटा नीचे की तरफ, या तो 1 हो या वैल्यू क्या हो -1 हो, या तो 2a हो या -2 हो। इसका मतलब अपन को यहां पर 2n पाई नहीं रखना, अपने को तो यहां पर लिखना है बेटा n पाई बाई 2, n पाई पर, सॉरी kx शुड बी इक्वल टू यहां पर +-2 होगा यानी +-1 यानी n पाई, n से तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ n बचेगा तो x की वैल्यू n लैम्डा बाई 2। 0 रखा तो यहाँ पर आ गया, अब जैसे n की वैल्यू 1 रखी x की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 पर एक एंटी नोड मिल गया, उसके बाद अगेन लैम्डा पर एक एंटी नोड मिल गया। अब मैं कहूं कि दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो यहां से यहीं तक तो है यानी लैम्डा बाई 2। तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 होगी और दो एंटी नोड के बीच की भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगी। बाकी तो एसएचएम कर रहे हैं, अगर एसएचएम करते हैं तो यहां पर वेलोसिटी मीन पर क्या होती है बेटा मैक्सिमम, और इधर पहुंचते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है मिनिमम, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ये सारी बातें तो अपन लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में सीख चुके थे। तो ये तो जो कहानी थी बेटा वो स्टैंडिंग वेव की कहानी थी। अब स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ध्यान देना बेटा, एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
इस टाइप का कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें एक स्टैंडिंग वेव की बेटा इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन है 4 cos पाई एक्स वाई 3 साइन 40 पाई टी। एक्स और वाई इसमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं और टाइम जो टी दे रखा है वो इज इन सेकेंड, टाइम तो सेकेंड में दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है कि पहले तो मुझे बताओ एम्पलीट्यूड वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव। एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी बतानी कंपोनेंट वेव की। किसकी बतानी भाई? कंपोनेंट वेव की बतानी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी इसकी नहीं बतानी, स्टैंडिंग वेव की। तो इसे तो यार अपन लोग ऐसे कुछ लिखा करते हैं। इसको अगर लिखने का तरीका देखें तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 कॉस, इधर लिख सकता हूं मैं 2 पाई एक्स अपॉन में 6 और इसे मैं लिख सकता हूं साइन 40 पाई टी। 40 पाई टी को मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू एफ इंटू टी, यानी ओमेगा टी होता था, इंटू 40 लिखा है तो यहां पर मैंने 20 और लिख दिया। और बल्कि मैं अगर यहां पर 6 का मल्टीप्लाई करूं, सॉरी, साइन 40 पाई टी ऐसे लिखा, ये 2 पाई अपॉन में 6, 2 पाई अपॉन लैम्डा जो होता था बेटा वो क्या होता था? के। तो बाई इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 कॉस 2 पाई। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, बाई इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी से, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती थी। तो यहां पर a जो आएगा वो कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा और वो कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो मेरे बच्चे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दूसरी बात ये है कि ये जो k है वो 2 पाई अपॉन में 6 के इक्वल आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 6 और k तो मेरे बच्चे मेरे ख्याल से होता था 2 पाई अपॉन में लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई 6। 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ये ओमेगा जो है बच्चे ये 40 पाई के इक्वल आ जाएगा। तो ओमेगा को तो अपन लिखेंगे 40 पाई और ओमेगा तो मेरे ख्याल से होता था 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 40 पाई। पाई से तो पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी तो आ गई 20 हर्ट्ज। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव। कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी पूछ ली गई। अच्छा, कंपोनेंट वेव बेटा बनती कैसे है समझो। कंपोनेंट वेव अगर देखते थे तो x माइनस वी इंटू टी बना करते थे, ऐसे ही कुछ तो था। अगर हम अपन लोग कंपोनेंट वेव बनाते भी थे तो कंपोनेंट वेव जो बनती थी वो बेटा वो उनकी जो इक्वेशन होती थी, ध्यान देना, एक तो होती थी y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यानी x माइनस बी टी, या तो लिख लो 2 पाई यहां पर लिख लो ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 पाई अपॉन लेमडा के इंटू एक्स। हाँ ये बन गया 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स माइनस बी टी, ऐसे बना करते थे। तो ए तो गिवन है। x माइनस बी टी की अगर बात करेंगे तो इसकी जो कंपोनेंट वेव बनेगी वो तो ये होनी चाहिए y1 इक्वल टू ए मीन्स एम्पलीट्यूड यानी कि 2 साइन 2 पाई अपॉन लेमडा की जगह 6 x माइनस v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये मैं अगर ओमेगा अंदर ले जाऊं, लेमडा अपॉन 2 पाई अगर करेंगे v ओमेगा इंटू टी। अच्छा, ये k को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो के एक्स माइनस ओमेगा टी होता था। तो बी अपॉन में लेमडा ये फ्रीक्वेंसी हो गई यानी 2 पाई एफ और यही ओमेगा होता था। यानी ओमेगा की वैल्यू तो आएगी, सॉरी ध्यान रखना, इससे बनाने की जरूरत नहीं, अपन लोग ऐसे बना देते हैं। ओमेगा अपने को पता है 40 पाई, वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव बी इक्वल टू ओमेगा बाई के। सो ओमेगा तो अपने पास में है 40 पाई एंड अगेन के की वैल्यू है 2 पाई बाई 6। पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल, 20 बचा, ये मल्टीप्लाई करेंगे सो 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर। दूसरा इन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, दो एडजेसेंट नोड्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। कोई बात नहीं यार, निकालते हैं, ध्यान दें। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स,
तो दो नोड के बीच की बेटा जो डिस्टेंस होती थी वो तो λ/2 होती थी, और लैम्डा की वैल्यू तो निकाल चुके 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर/2 मींस 3 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से एक पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले पार्ट पर आ सकता है। अगला पार्ट है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल एट x = 3 सेंटीमीटर एंड t = 1/8। तो हमें मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, x = 3 सेंटीमीटर और t = 1/8 पर। कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इक्वेशन में, y = दे रखा है 4 cos πx/3 sin 40 pi into t। अगर मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी तो अपन लोग इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। भाई वेलोसिटी निकालनी तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे मीडियम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को, तो आ जाएगा 4 cos πx/3। इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा अपने पास में 40 पाई तो सामने आएगा, 40 पाई तो सामने आ जाएगा, यानी 4 into 40 पाई cos πx/3 साइन की जगह हो जाएगा cos 40 पाई t। अब अपने को बतानी x = 3 सेंटीमीटर एंड t = 1/8 सेकेंड पर। तो निकाल लेते हैं यार वैल्यू, कितना हो जाएगा 4 into 40 पाई into cos π/3, x की जगह तो 3 सेंटीमीटर एंड cos 40 पाई t की जगह है 1/8। 8 से कैंसिल करेंगे 5 पाई हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे पाई हो गया। अच्छा, cos पाई की वैल्यू अगर देखें cos 180 एंड cos 180 की तो वैल्यू होती है बेटा -1, और ये भी वैल्यू क्या हो गई -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गई 160 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल जरा सा। अगर मान लो इस तरीके से कोई दो कंपोनेंट वेव है इस फॉर्म में दिए हैं, तो ये तो स्टैंडिंग वेव ही हुई है एक तरीके से, और इनके कंपोनेंट वेव की इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये सॉरी यहां पर माइनस और ये प्लस है, ठीक है। इनके स्टैंडिंग कंपोनेंट वेव की ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, और ये सुपर इंपोज करेंगे तो एक माइनस एक प्लस है, तो स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। तो पूछा गया लूप की लेंथ बताओ। अब स्टैंडिंग वेव अगर बनेगी तो वेव लेंथ भी आएगी लैम्डा, और लैम्डा आएगी तो लूप की लेंथ तो बेटा λ/2 होती, तो यहां से पहले लैम्डा ही कैलकुलेट कर ले। तो लैम्डा निकालने के लिए अपन को के निकालना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे अच्छे जानते हैं कि ये तो रहा एम्पलीट्यूड ए, इसकी वैल्यू तो है 10 सेंटीमीटर। ये रहा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 100 रेडियन पर सेकेंड। ये रहा के, और के की वैल्यू है 0.02 सेंटीमीटर, ओह सॉरी पर सेंटीमीटर, रेडियन पर सेंटीमीटर। तो अब अगर अपने को निकालनी है क्या वेवलेंथ पहले, तो लैम्डा के की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, और के की जगह तो लिखेंगे 0.02 इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा। पॉइंट से इसे हटाएंगे, यहां पर हो जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल, सो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 100 पाई सेंटीमीटर। अगर लैम्डा 100 पाई सेंटीमीटर है तो लूप की लेंथ तो मैं अपने बच्चों से पूछूंगा कि लूप की लेंथ क्या होती थी, तो लूप की लेंथ तो बताएंगे बच्चे कि सर वो तो λ/2 होती थी, यानी कि इसकी जगह 100 पाई/2 मींस 50 पाई सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछा गया बच्चे, दूसरा पूछा गया फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी बताने में मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाएगी तो फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई इंटू एफ, सो एफ की वैल्यू हो गई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और मेरे ख्याल से ओमेगा की तो वैल्यू है 100 रेडियन पर सेकेंड अपॉन में 2 पाई, ये और ये टर्म कैंसिल, सो 50 अपॉन पाई हर्ट्ज, ये होगी फ्रीक्वेंसी। तीसरी बात इन्होंने पूछी है वेलोसिटी, और मेरे ख्याल से वेलोसिटी भी बताना, वेलोसिटी ऑफ वेव तो ओमेगा अपॉन में के होती है, और ओमेगा तो 100 रेडियन पर सेकेंड, और के की वैल्यू भी अपन लोग निकाल चुके, वो है 0.02 रेडियन पर सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट हटेंगे, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में पूछा है कि स्टेशनरी वेव जो आई है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो बच्चे कहेंगे सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव इज 2a, और a की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर हो चुकी है, तो 2 × 10 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे जब हम लोग स्ट्रिंग पर देखेंगे स्टेशनरी वेव को बना करके, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल इसके कुछ अच्छे अच्छे बनेंगे। तो अगले लेक्चर में अपन लोग वो वाली सारी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए